या डाक वृत्तों में से किसी एक डाक वृत्त को भी दर्शाते हैं और पहले 3 अंक मिलकर जिले को और अंतिम 3 अंक जो होते हैं वो सुपुर्दगी करने वाले डाकखाने का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह से डाकखाने का काम पत्र छांटने में सरल भी हो जाता है। कितना अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा, बहुत। और मंदाकिनी जी 15 से 21 जनवरी तक पिन कोड सप्ताह मनाया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक हों। हमेशा पते के साथ पिन कोड अवश्य लिखें। आजकल युवा इसके प्रति जागरूक कम है, उन्हें पता रहे कि डाक विभाग में इसकी कितनी आवश्यकता होती है और बच्चों को अपने जनपद का पिन कोड जानना चाहिए। ये भी जाने कि श्री राम भिका जी ने पिन कोड की प्रणाली शुरू की और किसी भी दस्तावेज में या फॉर्म में 6 बॉक्स बने होते हैं, इसमें पिन कोड भरा जाता है। बिल्कुल भरा जाता है और हमारे युवा दोस्तों को पता होना चाहिए कि जब भी वो कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ का पिन कोड लिखकर भेजते हैं, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। और आज तो हम अपने श्रोताओं से ये भी कहेंगे मंजरी कि जब वो अपने विचार लिखें पिन कोड के बारे में तो ये भी बताएं कि उनके अपने शहर का पिन कोड क्या है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। हाँ, तो वो बताएं। और दूसरा ये भी पता चले उनकी याददाश्त का कि बचपन में जहाँ से वो आए हैं, जो उनका शहर था, कभी वो रहते थे, वहाँ का पिन कोड उन्हें याद है। तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे श्रोता कहाँ से बिलोंग करते थे और कहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो पिन कोड की जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तविक पते को ये स्पष्ट भी करता है। जो कर्मचारी हैं वे इसका आसानी से पता पहचान जाते हैं और ये पिन कोड जो है बहुत ही एक अद्वितीय माना जाता है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों या राज्यों से मेल नहीं खाते हैं। आज भी जब दुनिया डिजिटल हो रही है तो डिलीवरी बॉय गर्ल्स को भोजन, ऑनलाइन शॉपिंग पैकेज को आपके स्थान पर पहुंचाने के लिए पिन कोड की जो है जरूरत पड़ती ही है और इसलिए पिन कोड को लिखना हमेशा याद रखें। बिल्कुल। और देखिए हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत सारे संदेशों में लिखकर भेज रहे हैं, तो एक हम ले लेते हैं। संदेश लिखते हैं कि पिन कोड का महत्व किसी शहर की पहचान सुनिश्चित करने में उसी प्रकार है जैसे किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने में उस व्यक्ति के आधार नंबर का है। डाक विभाग के लिए किसी शहर की पहचान उसके पिन कोड से आसानी से हो जाती है। पिन कोड और चिट्ठियों का अनूठा संबंध है। किसी भी पत्र में अगर पिन कोड लिख दिया जाए तो पत्र कभी भटकता नहीं है, अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाता है। मैंने पत्र लेखन उस समय शुरू कर दिया था जब मैं कक्षा 3री में ही था और लिखना सिखाया मेरी बड़ी बहनों ने ही था। उस समय पिताजी नौकरी के चलते शहर से बाहर दूसरे शहर में रहते थे, तो पहला पत्र उन्हीं को लिखा था और ये सिलसिला पिताजी के रिटायरमेंट तक चला। बहनों को भी पत्र लिखे और अपने विवाह के बाद अपनी पत्नी को भी बहुत पत्र लिखे। उस समय 15 पैसे का पोस्टकार्ड, 35 पैसे का अंतर्देशीय पत्र और लगभग 1 रुपए का लिफाफा आता था। आज भी मेरे पास पिताजी और पत्नी के कुछ पत्र रखे हुए हैं, लेकिन मोबाइल ने चिट्ठियों के महत्व को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। बहुत अच्छी सी याद साझा करिए आप। जी बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में जब पढ़ते थे तो ये पिन कोड लागू हुआ था, तब क्लास में टीचर हमें पिन कोड बोलती थी कि रट लो। बाद में मोबाइल का जमाना आया और हम एसटीडी कोड हमें याद करना पड़ा। पिन कोड तो आज भी चलता है, स्मार्टफोन, इंटरनेट ने एसटीडी कोड भी किनारे कर दिया है अब तो, है ना। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिन कोड सप्ताह हर वर्ष 15 से लेकर 21 जनवरी तक हम मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य भी है कि पिन कोड की महत्ता के बारे में हम जागरूक हो जाएं, लोगों को जागरूक करना है। और पिन कोड का मतलब होता है कि पोस्ट नंबर जो हम किसी भी चीज को पोस्ट करते समय डालते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है जिसको हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए पिन कोड के विषय में जागरूक होना बेहद जरूरी है और इसी कारण ये सप्ताह मनाया जाता है। पिन कोड मुख्यतः 6 अंकों का होता है। जी। और मंदाकिनी जी जैसे कि बात करी ना कि पत्र लिखा करते थे, पत्नी को भी पत्र लिखते थे। हाँ। तो भाई अब यादें कितनी अच्छी होती ना कि उसमें यादों में निकल आता है। क्या कभी आपने लिफाफे में या अंतर्देशी में बाकायदा अच्छे से चिपका के कुछ उसमें लेटर के साथ में रखा, फूल रखा या कुछ भी रखा? जी। तो इस तरह की बहुत सारे किस्से होते थे और कई बार होता था कि फूल के साथ उसपे ऊपर इत्र भी डाला जा रहा है। हाँ, शायरी भी लिखी जाती थी, प्रेम कविताएं भी लिखी जाती थी। तो उसका एक अपना अलग अंदाज था। लेकिन हम सोचते हैं गीत में चलते हैं, देखिए क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल, गीत सुन के तो और आनंद आ जाएगा और लोगों को अपना शायद बचपन या अपनी जवानी याद आ जाए कि हम भी कभी ऐसा किया करते थे, क्योंकि प्रेम में सब कुछ संभव है। और हम अपनी किताबों में भी आपने देखा है मोरपंख डाल के रखते थे, है ना, फूल, गुलाब का फूल डालकर रखते थे। तो ये एक प्रेम है, याद है जो इस गीत के जरिए और भी ताजा होने वाली है। तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। प्रियतम में मुझको
अपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो देखिए, खत में फूल भेजना कितना अच्छा लगता है ना। वो दिन याद आ जाते हैं कि जब चिट्ठी में रख के भेजा जाता था। तो मंदाकिनी जी, ऐसे मेरे परिवार में एक नई दुल्हन आई थी। शादी हो गई, 1 महीने बाद वो किसी घर में रिश्तेदार में रोकी गई। उनके हस्बैंड चले गए उन्हें छोड़ के। तो अब उनको याद आ रही थी, तो हम लोग बच्चे थे, तो मुझे याद है मेरे भाई से उन्होंने बोला कि मुझे लिफाफा लाके दो, चिट्ठी लिखनी है। तो भाई चिट्ठी लिखी गई। तो भाई भी जो थे मजेदार थे, वो लाए, बोले नहीं इसमें ये भी रखिए, फूल भी रखिए, इत्र भी ले रखिए। तो इस तरह का करवा के उन्हें भेजा गया। और ये गाने की लाइन भी, तो आज भी जब ये गाना सुनते तो वो किस्सा याद आता है। हाँ बिल्कुल, ये गीत जो है बहुत ही मशहूर हुआ था और बहुत सारे अगर लोगों से हम पूछें तो उन्होंने इस गीत का इस्तेमाल कई बार किया भी होगा। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ बात चल रही है पिन कोड की। तो फिर से हम लौट आते हैं पिन कोड की दुनिया में। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पिन कोड के बारे में खास बातें, जो पिन कोड का जो फुल फॉर्म बता रहे हैं कि पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये 6 अंकों का नंबर है। जैसा कि इसका इस्तेमाल डाक सेवाओं, ऑनलाइन शॉपिंग और कई तरह के वित्तीय लेन देन में भी हम करते हैं। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जैसा कि अभी हमने बताया भी था ना कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। साथ ही उन्होंने उसका जिक्र भी किया है कि इनकी जो शुरुआत है, पिन कोड की शुरुआत श्री राम भीकाजी वेलणकर ने की थी। और पिन कोड के हर अंक का एक खास मतलब होता है, जैसा कि हमने भी शुरू में बताया था। वही ये लिख रहे हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग में पिन कोड बताने के बाद ही पता चलता है कि खरीदी गई वस्तु आपके पते पर पहुंचेगी या नहीं। और पिन कोड का इस्तेमाल इंडियन पोस्ट ऑफिस को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। पिन कोड के अंक और उनका मतलब है, पिन कोड का पहला अंक क्षेत्र को, दूसरा अंक क्षेत्र को, तीसरा अंक छटाई जिले को दर्शाता है, जैसा कि हमने शुरुआत में इनको बताया भी था। और एक संदेश में लिखते हैं कि इनमें से एक जोन भारतीय सेना के लिए भी है, जिसमें इस सभी जोन को अलग अलग कोड दिए गए हैं। कोड का पहला अंक उस राज्य को दिखाता है जो खत भेजना है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही जोन में है, जिनका नंबर 2 है। यानी इन दोनों राज्यों के सभी स्थानों के पिन की शुरुआत 2 से होगी। इसके बाद पिन कोड का दूसरा अंक सब जोन को दर्शाता है, वहीं तीसरा अंक जिले को दर्शाता है। इसके बाद 3 अंक पोस्ट ऑफिस को बताते हैं। इस तरह 6 अंकों के पिन कोड को डिजाइन किया गया है। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि पिन कोड का अर्थ बताते हुए बता रहे हैं कि 6 अंकों से बना कोड है और इस पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त को 1972 में हुई थी। पूरे देश को 9 पिन क्षेत्र में बांटा गया है, यानी 1 से 8 अंक देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भौगोलिक क्षेत्र के लिए हैं और अंक 9 भारतीय सेना डाक के लिए है, आरक्षित कर दिया गया है। और जैसे देश के विभिन्न शहर या गांव में टेलीफोन पर सीधे बात करने के लिए निश्चित एसटीडी कोड होता है, वैसे देश के विभिन्न गांव और शहर
की डाक को आसानी से पहुंचाने के लिए एक निश्चित पिन कोड भी होता है। तो सखी सहेली मन से जुड़ने वाली सिंह राशि वाली दोनों बहनें मंदाकिनी जी और मंजरी जी को ये नमस्कार भी लिखते हैं। और इसी तरह हमारा पिन कोड एक नहीं है ना मंजरी जी? बिल्कुल, पिन कोड अलग अलग पिन कोड है। और एक और लिखते हैं कि पिन कोड के 2-2 अंक राज्य, जिला, मोहल्ला को दर्शाते हैं। अगर चिट्ठी का पता थोड़ा गलत हो और पिन कोड सही हो तो भी पत्र सही स्थान पर पहुंच सकते हैं। यानी कि सबने बहुत सारी बातें लिख करके भेजी हैं और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और एक लिखते हैं कि आबादी बढ़ी तो डाक विभाग में पत्रों को छांटने में काफी दिक्कत आने लगी, क्योंकि लोगों को पत्रों के माध्यम से ही अपने इष्ट मित्रों का हालचाल मिलता था। और जैसे शुरुआत बताई गई है कि इन्होंने लिखा है कि 15 अगस्त 1972 को पूरे देश को 8 सर्किलों में बांटकर क्षेत्र के अनुसार पिन कोड नंबर दिया गया, जिसमें 6 अंक होते हैं और शुरू के 2 अंक जैसे हम लोग बता ही चुके हैं। और बाकी आगे ये लिखते हैं कि इससे पत्र छांटने में आसानी होती है और कहीं भी किसी पत्र में अधूरा पता होने पर नीचे पिन कोड नंबर यदि है तो उस पते तक वो पत्र पहुंच ही जाता है। हर वर्ष 15 जनवरी से 21 जनवरी तक पिन कोड सप्ताह मनाया जाता है। ये हमने भी आप सबको बताया ही है। और जो सभी जन सामान जागरूकता के लिए किया जाता है। आजकल ऑनलाइन सामान मंगाने पर बाहर से लोग पिन कोड अवश्य पूछते हैं। उसी पिन कोड के आधार पर डिलीवरी मैन उस व्यक्ति तक सामान को पहुंचा देते हैं कि यानी कि पिन कोड बहुत ही जरूरी है। और एक श्रोता ने अच्छी बात लिखी है कि जब 1972 से पहले हम कोई खत लिखते थे तो उसे पहले पोस्ट ऑफिस में खोलकर पढ़ा जाता था, इसके बाद उसे अलग अलग खंडों से बांटकर आगे भेजा जाता था। लेकिन ये काम बहुत पेचीदा था और इसके बाद गलत पते पर भी खत पहुंच जाते थे। और इसी परेशानी से मुक्त होने के लिए जो है इसको इजाद किया गया और आज भी ये प्रासंगिक है। और इन्हें वेलणकर साहब को जो है इस सिस्टम का जनक भी माना जाता है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली, तुम सप्ताह के 7 दिन क्यों नहीं आती हो? 5 दिन तो पंख लगाकर उड़ जाते हैं सुंदर सपनों की तरह, पर 2 दिन का इंतजार वर्षों का प्रतीत होता है। और विविध भारती हम सभी सखी और सखाओं पर थोड़ा रहम फरमाए। कितना प्यारा सी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। फिलहाल तो चलिए बातें हम लोगों ने करी और अब देखते हैं कि जो गाना अगला आ रहा है तो वो क्या कहता है। हाँ, कुछ नहीं कहेगा, वो भी खत की बात ही कहेगा, क्योंकि ये खत हम और आप लिख रहे हैं अपने श्रोताओं के लिए। आपने ऐसा बता दिया, इसका मतलब हम लोग का पिन एक ही है। चलिए सुनते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो
हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। तो मंदाकिनी जी, अंतराल के बाद सभी का सखी सहेली में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे सखी विशेष के अंतर्गत आज मोना अग्रवाल की, है ना। तो मोना की बात हम कर रहे थे। तो देखिए, उन्होंने बहुत ही तेजी से पैराशूटिंग में उभरती, एक तरह से अपने आप को बहुत ही उभरती प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। और खेल तो वो रही थी, लेकिन बाद में वो अपनी शिक्षा के प्रति भी थोड़ा सजग हो गई और कला विषय में डिग्री ली उन्होंने। आगे वे मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर भी कर रही हैं और उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर और डिजिटल मार्केटिंग में भी ऑनलाइन मास्टर डिग्री की है ना। और 23 साल की उम्र में घर से दूर स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ गई। कई मुश्किल भरे दिनों से गुजरी और शारीरिक चुनौतियों का सामना किया और मानव संसाधन और विपणन भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और 2016 में पैरा एथलेटिक्स की ओर ध्यान लगाया था और थ्रो स्पर्धाओं में राज्य में पदार्पण किया और तीनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता। राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग में भी भाग लिया और कई पदक आपने जीते। बिल्कुल। और इसके अलावा मोना ने भारत में महिलाओं के लिए सिटिंग वॉलीबॉल में भी अग्रणी भूमिका निभाई। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए उन्हें चुना गया था, लेकिन वे मां बनने वाली थी तो उन्होंने भाग नहीं लिया। और उनका विवाह रविंद्र चौधरी से हुआ। वे खुद भी पूर्व व्हील चेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और मोना की एक बेटी और एक बेटा है जी। और 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में कांस्य पदक, चौथे एशियाई पैरा खेलों में छठे स्थान पर रही और चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता और पैरा ओलंपिक कोटा प्राप्त किया। एक नया एशियाई रिकॉर्ड आपने बनाया और वैश्विक मंच पर आपकी शीर्ष दावेदार की स्थिति बनी रही। बिल्कुल। और भारत सरकार के सहयोग से उन्हें वित्तीय सहायता भी मिली। खेलों और कई योजनाओं में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और प्रशिक्षण भी लिया। इस तरह उन्होंने जो पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर वैश्विक खेल जगत में भी अपना दबदबा बना के रखा है। और मंदाकिनी जी, देखिए कितनी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये इस तरह से खेला और अपने सफलताएं अपनी नाम करी। बिल्कुल। और इसके बारे में बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं। तो एक संदेश में लिखते हैं कि उनके जन्म के बारे में लिखा और बताया कि राजस्थान के एक भारतीय पैराशूटर हैं। वो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करती हैं। उन्होंने पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हता प्राप्त की उन्होंने। जी बिल्कुल। एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि पैराशूटर मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक में 3 स्वर्ण पदक में हिस्सा लिया, जीत के बताया। और एक स्पर्धा में पदक जीतने के बाद वो अन्य 2 स्पर्धाओं में भी उनसे पदक की जो उम्मीद बढ़ गई थी। उन्होंने जीत का सफर हालांकि उनके लिए इतना आसान नहीं था। पैरा ओलंपिक तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और उनका जन्म राजस्थान के सीकर जिले में हुआ है। बचपन से ही पोलियोग्रस्त होने के कारण वो चलने में असमर्थ थी, लेकिन एक लड़की होने के कारण रूढ़िवादी सोच का सामना भी उन्हें करना पड़ा और पढ़ाई का पूरा मौका नहीं मिला। लेकिन दादी की प्रेरणा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है एक तरह से प्रेरित किया। बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि अपनी एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि अपनी एथलेटिक उपलब्धियों के अलावा मोना भारत में महिलाओं के लिए सिटिंग वॉलीबॉल में
वॉलीबॉल में अग्रणी रही। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। हालांकि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चुना गया था, लेकिन वे अपनी गर्भावस्था के कारण उसमें भाग नहीं ले सकी। बहुत सारी जानकारी हमारे सभी साथियों ने, सखियों ने लिखकर भेजी है जी, तो सबका दिल से धन्यवाद। बिल्कुल दिल से धन्यवाद। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर मंजरी कि हम मोना से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारे पास हाथ पैर आंख नाक मुंह कान सभी हैं, फिर भी हम कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी दिनचर्या बिता देते हैं और हमारे पास 100 बहाने होते हैं कुछ ना करने के लिए। तो सोचिए एक खिलाड़ी जिसने कितनी मुश्किलें झेली है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। केवल ये कहने सुनने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए हम ये भी सोचते हैं कि इस मंच से बहुत कुछ बातें कही जाती हैं जो हमारी जिंदगी में प्रेरणा का कारण बन सकती है। बिल्कुल। और हमारी जो सखी विशेष की सखियां हैं, उनके जब जीवन के बारे में, हम संघर्षों के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। यहाँ से भी हमें संदेश मिलता है कि वो ऐसा कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, जीवन चलने का नाम है और हमें आलस नहीं करना चाहिए। और खेलना तो देखिए हर उम्र में खेला जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। वो खिलाड़ी हैं तो उन्होंने खेल में अपना नाम ऊंचा किया है। अगर आप कलाकार हैं तो कला के क्षेत्र में जाइए, चित्रकार हैं तो चित्रकला के क्षेत्र में जाइए, खिलाड़ी हैं तो खेल, है ना। तो ये आपका अपना शौक है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खूब पढ़िए, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो एक्सक्यूजेस हमारी जिंदगी में हैं, हमने बहाने बना रखे हैं कुछ चीजों को, है ना, कि वो नहीं होना चाहिए जिंदगी में। और आप गाने का मन करे तो भाई गीत भी गुनगुना लें। हाँ बिल्कुल, हम बहाना नहीं बनाएंगे कि हम गीत नहीं सुनवा रहे हैं फिलहाल, लेकिन हम गीत सुनवा रहे हैं। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई घटा गंगोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। गुस्ताखी मैंने कभी की नहीं, मैं क्या पागल हूँ नहीं जी नहीं। वैसे तो मैंने कभी पी नहीं, पर मैं ऐसा बेखबर भी नहीं। पूछे जो कोई मुझसे शराब कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं जनाब ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है।
पूछे जो कोई घटा गंगोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे, विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो अंतराल के बाद फिर एक बार सभी का स्वागत करते हैं। मंदाकिनी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। जी। और आप बहुत एकदम मुस्कुरा रही, बचपन की यादों में चली गई लगता। तो बिल्कुल मुझे अपना बचपना याद आ गया है कि सर्दी हो या गर्मी खेलना बहुत जरूरी होता था और खेल नहीं छूटता था। आप कौन सी खेल खेलती थी? भाई बहुत सारे खेल होते थे, और देखिए कोई एक बता। नहीं, कोई एक तो नहीं, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे गेम्स खेले। उस जमाने में खूब सारे बच्चे हुआ करते थे पड़ोस में। जैसे अगर कहा जाए कि सिर्फ पहले आप से एक गेम का नाम लीजिए तो आप कौन सा लेंगी? नहीं, देखिए वैसे तो मुझे खो खो याद आता है। हम स्कूल में खो खो और कबड्डी खेला करते थे और एक दूसरे की टांग खींच के गिरा दिया करते थे और बड़ा मजा आता था। तो बहुत सारी गेम्स हैं, लेकिन ये आउटडोर गेम्स हैं। हम आज बात करेंगे इंडोर गेम्स की। तो घर के अंदर की बात करें तो कैरम बोर्ड हम खेला करते थे, लूडो खेला करते थे, कई बार टेबल टेनिस भी खेलिया करते थे। छोटी सी मेज होती थी, है ना, घर में, और उससे टेनिस छोटा खेलिया करते थे। लेते थे। और रस्सी कूद दिया कहा जाए कोई, तो मैं सबसे पहले रस्सी कूदना। हाँ, रस्सी तो एक रहता ही है जो आप घर में, छत में, कहीं भी आंगन में कूद सकते हैं। तो एक हाँ, उसमें बड़ा अच्छा भी रहता है। अकेले कूद रहे, 2 लोग मिलके कूदते हैं रस्सी। और क्या कहते हैं कि 1-2 लोग पकड़ के ऐसे, हाँ, वो भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा लड़कियों का खेल हो जाता है। हमें तो बात उनकी भी करनी कि हमारे घर में अगर लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो भी लेकिन लड़कियों को ज्यादा शौक होता है रस्सी कूदने का। तो बहुत सारे इंडोर गेम्स है जिन्हें खेला जा सकता है घर में रहकर। और वैसे देखा जाए तो सर्दी में तो धूप में भी खेला जा सकता है। अगर बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो थोड़ा सा बाहर धूप में खेल सकते हैं। धूप अगर निकली है आपके शहर में, आपके घर के आस में, मतलब आपको लग रहा है कि बाहर हमारे तरफ धूप निकली है, तो बच्चे धूप में खेल ले तो ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि धूप भी नहीं निकली है और बच्चे परेशान हो रहे, कहाँ खेले, तो उनको तो फिर घर का खेल ही अच्छा होता है। घर में बैठा के आप खिलाएं। और आपके पास 1-2 कमरे, उसमें भी बच्चे छुपन छुपाई खेल लेते हैं। कोई तख्त के नीचे घुस गया, कोई चारपाई के नीचे, कोई पर्दे दरवाजों के पीछे छुप सकता है। इस तरह के गेम बच्चे आराम से खेल सकते हैं। और एक गेम होता था, खेल होता था मंदाकिनी जी, अंधेरा और उजाला। तो जैसे लाइट जलती थी, जहां जहां लाइट होती थी वहां पर उजाला को बांट दिया जाता था, और जहां पे अंधेरा होता था वो अंधेरिया एक्चुअल में कहलाता था। और टीम में चुन लिया जाता था एक चोर, और वो उसको कहा जाता तुम कौन सा रास्ता वो लोगे, एरिया लोगे, उजाला वाला या अंधेरिया वाला। अच्छा। उजरिया या अंधेरिया ऐसे बोलते थे। तो वो चोर चुन लेता था जो भी। अगर उसने उजरिया चुन लिया तो उसको उजरिया में रहना है और बाकी सारी टीम को उसके एरिया में जाके भागना है और उसको पकड़ना है। चोर को छूना है, जो छू लेगा वो चोर बनेगा। चोर जिसको छू लेगा वो चोर बनेगा। मैं चोर तू सिपाही, है ना, वही खेल होता था। इस तरह का गेम घर में भी बिल्कुल होता था। और कैरम खेल सकते हैं, शतरंज आप खेल सकते हैं, और लूडो है, ट्विस्टर जैसे गेम बहुत ज्यादा हैं। और अब तो बच्चे जो सारा खेल जो है मोबाइल पर ही खेल लेते हैं। बैठे बैठे मोबाइल ऑन किया और दुनिया भर के गेम वो खेल लेते हैं। हमको क्या करना है कि उनको ऐसे गेमों की तरफ लाना है जिसमें आपका ज्यादा से ज्यादा शारीरिक जो है एक्सरसाइज भी होती हो और उनका मानसिक रूप से भी वो तंदुरुस्त हो ना। और घर में आप छोटी सी जगह में सिकड़ी भी खेल सकते हैं, है ना। और कुछ लोग लट्टू भी खेलते हैं बच्चे, तो वो भी एक मजेदार लगता है। टीम बना लो, जो कितना आप जीतते हो, कितनी बार आउट होते हो। और अंताक्षरी
ये बड़ा सबसे कहते हैं कि मजेदार है कि 2 टीमें बन गई और अपना आप गाने एक दूसरे गा रहे हैं। हाँ, और हाँ। बच्चे जो है ना मंदाकिनी जी, उसमें क्या कहते हैं कि शहरों के नाम, फूलों के नाम, हाँ, पशु पक्षी के सब नाम ले ये सकते सब ले हैं। सकते हाँ, हैं। चिड़िया उड़ और हाँ। गाय उड़, कई बार हाँ, गाय ये में भी वाले हम गेम उड़ा भी- देते हैं, तो उसमें भी हम उस गेम को भी ले सकते ये हैं। भी ले सकते हैं। हाँ, और पोशंपा आप खेल पोशंपा, सकते हैं। और जी। देखिए किसी घर में चूंकि आजकल बहुत कम घरों में लोग रहते हैं, एक बच्चा भी होता है, तो माता पिता खेल सकते हैं उनके साथ बैठकर, अंतराक्षरी खेलें बच्चों के साथ। और छोटे छोटे और भी कई गेम्स हैं जिन्हें बच्चे प्रेरित होते हैं। बच्चों से आप मोबाइल से दूर कर सकते हैं दूर बच्चों कर को, सकते हैं। और उन्हें हंसा सकते हैं इन खेलों के जरिए, और शारीरिक रूप से भी उनको मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से आप विषमृत भी आप कमरे में खिला सकते हैं। अच्छा। और पजल गेम आते हैं जो, उनसे आप वो सॉल्व करवा सकते हैं। और कुछ गेम्स आते हैं मंदाकिनी जी जो बॉक्स में रहते हैं, सामान पैक रहता है, और उनको उनसे आप कार है, क्रेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। बिल्कुल। तो जिससे बच्चों को बड़ा मजा आता है जब वो बैठ के स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं, तो बनाते हैं, जब बन जाता है एरोप्लेन तो खुश देखकर होते हैं कि खुश हो हमने जाते बना हैं। दिया है। तो यानी क्या ना जी, उनका जो मानसिक स्तर है, दिमागी जो तार्किक शक्ति है वो बढ़ती है वो उससे। बढ़ती है। हाँ। और खिलौने से आप उनको कहानी के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं कि ये खिलौना लो, 2 टीम बना दो कि ये आप खिलौने से कहानी सुनाना है। जो टीम ज्यादा अच्छी कहानी सुनाएगा उसको नंबर भी दे। तो इसके लिए आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। मार्किंग करने के लिए। तो और उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा उपहार भी रखें, तो बच्चों को थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे वाह, उसके बाद हमें गिफ्ट मिलेगा, है गिफ्ट ना? मिलेगा। हाँ। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव काम भी हम करवा सकते हैं, ड्राइंग करवा सकते हैं उनको, है ना? और घर में जिसे कहते हैं ना क्राफ्ट, वो भी काम करवा सकते हैं। खूब सारे कलरफुल कागज लाकर आप तरह तरह की झंडियां बना सकते हैं, कुछ और चित्र बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। और चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, आप उनको पेंटिंग सिखा सकते हैं, प्रतियोगिताएं रख सकते हैं, कौन अच्छी पेंटिंग बनाएगा। सही बात। और संगीत भी सिखा सकते हैं आप घर में, अगर खुद संगीत के शौकीन है, घर में आपके इंस्ट्रूमेंट है, तो बच्चों को सिखाइए, गवाइए, बच्चों को कथक सिखाइए, भरतनाट्यम सिखाइए, बिल्कुल, बिल्कुल। आप उसकी तरफ भी उनको मोड़ सकते हैं, बिल्कुल, है ना? और रंगोली की डिजाइन बनाना आप सिखा सकते हैं उनको। पेजेस दे दीजिए, सबको बांट दीजिए, कौन अच्छा बनाता है। यानी आप उनको इस तरह से भी बिजी कर सकते हैं, आर्ट के बारे में भी बता सकते हैं। और खेल खेल में आप उनको कुकिंग भी सिखा सकते हैं। कुकिंग सिखा सकते हैं, रिंग भी खेलते हैं बच्चे, रिंग्स भी खेल सकते हैं, और तस्तरी भी खेलते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सारे गेम घर के अंदर खिलाए जा सकते हैं, ताकि बच्चा ठंड में बाहर भी ना निकले, और बच्चे का फिजिकल जो है फिटनेस भी बनी रहे, और बच्चा थोड़ा व्यस्त हो जाए, मोबाइल से दूर दुनिया में चला जाए, पढ़ाई से थोड़ा सा दूर होकर आप सबके साथ हंस ले, बोल ले, तो बच्चे को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ एक गीत सुन ले तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल, सुनाइए। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। सच्चे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। सच्चे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। बोलो क्या? बीचक दाना
जी हाँ, इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर बचपन दाना, याद आ गया। बिल्कुल अपनी पहेलियां हम बुझाया करते थे और उसी में हमें उत्तर भी देने होते थे और हम दिया करते थे, कई बार हार भी जाते थे। अरे संदेश तो देखिए ना मंदाकिनी हाँ, जी, कितना संदेश बहुत मजेदार। प्यारे लिखे हैं हमारे श्रोताओं ने। वो लिख रहे हैं कि हम लोग गट्टे खेला करते थे कमरे में, अंदर ही चोर सिपाही पेपर लिखकर खेला करते थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग सिकड़ी खेलते थे छत पर बनाकर, और एक ने लिखा है कि खो खो हमें भी बहुत पसंद था और रस्सी भी हमें बहुत पसंद थी। और एक ने बिल्कुल सही लिखा है कि रेलवे लाइन से पत्थर उठाकर गाना गोटी खेलते थे। तो बहुत ही सुंदर पत्थर होते थे मंजरी, वो बहुत, गोल बहुत, गोल से मुझे पत्थर याद है होते क्योंकि थे, हमने चिकने भी- चिकने जी। धो धुआ कर रखते थे हम हम लोगों भी ने। खूब उठा के वहां से चुन चुन के हाँ। लाते थे, तो गुट्टे खेलते थे हाँ। और गेंद के साथ गुट्टा खेलते खेला थे और करते मजा थे, आता हाँ। था। और दिखते हैं कि गर्मियों में ज्यादातर इंडोर गेम ही खेलते थे। उसमें आंगन या छत पर समतल जमीन पर एक खट दो खट सपाटू खेलते थे। खड़िया से चौखटा बनाकर उसमें कूद फान कर एक पैर से भी बनाकर खेलते थे। हमारी अच्छी एक्सरसाइज हो जाए करती थी। बिल्कुल, पैलदूज कहते हैं ना उसे, जैसे पैलदूज खेला करते थे और खूब लंगड़ी टांग चला करते थे, लंगड़ी टांग भी खेला करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम अपनी बेटी के लिए गाजर का अचार बना रहे हैं, तो आप दोनों की बातों का आनंद भी ले रहे हैं। काम के साथ विविध भारती के आनंद का क्या कहना भाई, गाजर तो हमें भी पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और यानी कि बहुत अच्छी सी बात है। एक लिख रही है, ठंड के मौसम में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको रजाई छोड़कर काम करने का मन करता होगा। इस मौसम में लोगों के अंदर आलस आने लगता है। हालांकि कुछ लोग ठंड के मौसम में भी खुद को तरोताजा रखने के लिए कुछ खास खेलों का सहारा लेते हैं। लूडो, कैरम, चेस, अंताक्षरी और कई भी खेल जो घर के अंदर खेले जाते हैं। तो और और एक- बहुत सारे अच्छे कमेंट्स लेकर भेजे हैं। कुछ कमेंट्स हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अब हमें हाँ, नहीं, पनीर बहुत सारे के बारे में- ये इन्होंने कमेंट्स जी। लिखे हैं, और लेकिन कुल मिलाकर हमारे श्रोता भी इंडोर गेम्स का आनंद लेते हैं, और कुछ ने आउटडोर गेम्स के बारे में भी लिखा है, जो बर्फ के खेल हैं हाँ। उनके बारे में भी लिखा है। तो चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में बर्फ के खेलों पर चर्चा करेंगे। और अब हम बताइए, क्या भूख लग बता गई है अब तो मंजरी जी, पनीर हो जाए। तो देखिए, एक हम बहुत छोटी सी एक रेसिपी बताएंगे कि जब हम पालक के पकौड़े बनाते हैं ना, तो पालक काटते हैं, बेसन, नमक, अजवाइन, हरी मिर्च, हरी धनिया, खटाई पाउडर डाल के एक पालक के पकौड़ों का जब घोल बनाते हैं ना, तो वो बना लीजिए आप। और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट करके रख लीजिए, और उसके ऊपर पालक का पेस्ट आप लपेट दीजिए, अच्छे से गाढ़ा रहेगा क्योंकि वो। और फिर धीरे धीरे एक एक को आप तलते जाइए। तो जब आप किसी को ये मत बताइए कि ये इसमें पनीर पड़ा हुआ है, आप पालक के पकौड़े दे दीजिए, पेश कीजिए, और जब वो खाएंगे तो उनको पनीर मिलेगा, तो उसका स्वाद बहुत ही दोगुना अलग हो होता है। जाएगा जी। और- और एक चीज आप और बनाती है, पनीर चीज कटलेट्स भी बनाती हैं, वो कैसे बनाती है वो भी बताइए। इसके लिए लेना है 200 ग्राम पनीर मैश किया हुआ, 2 प्याज कटे, उसमें 1/4 प्याज ही डालना है, 1/4 कप शिमला मिर्च महीन कटी हुई लेनी है, 1 बड़ा चम्मच हरी धनिया इसमें डालनी है, 2 आलू उबले डालने हैं, और काली मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच लाल मिर्च कुटी, 1 चम्मच ऑरिगेनो, नमक स्वाद से, और इनको आपको सबको मिला लेना है। इसकी कटलेट बना ले और गोल चपटे बनाए, और इसके अंदर आप चीज भी भरकर कसकर भर सकती हैं। और अब इसको कॉर्नफ्लोर में लपेट के, और एक मैदे का घोल बनाना है आपको। एक घोल बनाएंगे आप पहले, कॉर्नफ्लोर, मैदा, काली मिर्च, नमक, सॉस, टमाटो और चिली सॉस डालें, और पानी से इसका एक सादा घोल बना लेना है। ठीक है। अब हर कटलेट को Ready, set, go! क्रम्स की प्लेट पर चारों ओर से डिप करना है, फिर आप इसको तल लेना है। तो ये कटलेट भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस तरह से पनीर तो ऐसा है कि आप कई भुर्जी तरह के भी पनीर बना एक सकते और हैं। व्यंजन अनेक हो जाते व्यंजन हैं। हो और एक जुलब हो, हाँ। जब हम होटल जाते हैं तो जी। सबसे पहले हम स्टार्टर मंगाते हैं, तो पनीर के स्टार्टर भी हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो कैसे बनाया जाता है। आप तो पाक कला में निपुण हैं, आप बताइए कि किस तरह से पनीर के स्टार्टर को बनाया जाए कि वैसा ही स्वाद आए जैसा होटल जाने पर आता है। तो उसके लिए लेना है टमाटो सॉस लेना है, और 2 टमाटर उबले हुए मैश करके पीस कर आप इसको छान लें। और मतलब जो आपको टमाटो सॉस बनाना है उसके लिए आपको 2 टमाटर उबाल के मैश करके पीसना है, छानना है। और पैन में 1 चम्मच तेल डालिए, पुदीना की कटी पत्तियां डालें, टमाटर प्यूरी अलग से आप डालें, नमक, चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ऑरिगेनो, काली मिर्च आधा चम्मच, चीनी आधा चम्मच, टमाटो सॉस जो बना हुआ रहता है वो थोड़ा सा डालेंगे, 1 चम्मच के करीब, और इससे थोड़ा सा पका लेंगे। इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। अब दूसरी तरफ क्या करना है, 250 ग्राम पनीर ये चौकोर टुकड़े में काट लेने हैं बड़े बड़े। अब एक बाउल में कॉर्नफ्लोर 1.5 कप और मैदा 1 टेबल स्पून डालना है, नमक, काली मिर्च 1/4 कप पानी डालकर इसका घोल तैयार करना है। इस स्लरी में पनीर को डाल के लपेट देंगे और इसे तलते जाएंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो एक एक करके पनीर को आपको तल लेना है स्लरी में डाल करके। अब एक पैन में 1 चम्मच तेल, 1 हरी लंबी मिर्च काट के डालेंगे, और इसमें 1 शिमला मिर्च के चौकोर
4 टुकड़े डालेंगे काट के, नमक, सौंठ पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जो सॉस बनाया था वो डाल देंगे और फिर पनीर जो आपने तल के रखे थे वो सब डालकर मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से आपका पनीर स्टार्टर तैयार बन हो जाता जाएगा। है। और एक हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि जो बटर पनीर मसाला है उसमें 4 प्याज, 4 टमाटर, 100 ग्राम काजू, 4 कली लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक डालकर उबाल लें और उबालकर पीस लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें तेज पत्ता, खड़ी काली मिर्च और चुटकी भर हल्दी डालकर मसाला भून लें। मसाला जब तेल छोड़ने लगे तो थोड़ी सी कसूरी मेथी और काला मिर्च बुरका दें। फिर कटे पनीर के टुकड़े डालकर हरा धनिया छिड़ककर नान या रोटी के साथ आप इसको परोस सकते हैं। है तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। लिबासे रंग में ये बल खाता बदन है, प्यासा प्यार का ये सारा बागपन है, प्यासा प्यार का ये सारा बागपन। हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। तो अब कार्यक्रम का जो वक्त है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा है मंजरी की कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।